स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी तरक्की सर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें मस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें वही प्रश्न है जो बार बार जो है इन चैप्टरों से पूछे जाते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है कि बेल्जियम, ये जो वो सत्ता की साझेदारी हमारा चैप्टर है उसका ये बहुविकल्पी है, उसके बाद संघवाद का बहुविकल्पी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें से सोच लीजिए कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है लगभग बनने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जिन प्रश्नों की तैयारी नहीं होगी आपकी तैयारी भी हो जाएगी। चलिए, तो पहला प्रश्न, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? याद रखिए बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो ये किस महाद्वीप में है? यूरोप में। आगे है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग हैं? याद रखिए शासन के कितने अंग हैं? याद रखिए शासन के 3 अंग हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के 3 अंग है। आप लोगों को बताया जाता है जब क्षैतिज बंटवारा किया जाता है तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जो है ये शासन के अंग माने जाते हैं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ठीक है, शासन के कितने अंग? 3 अंग। फिर कह रहा कि लोकतंत्र में कौन सा संगठित हित समूह सक्रिय रहता है? याद रखिए लोकतंत्र में व्यापारी भी सक्रिय होते हैं, उद्योगपति भी होते हैं, किसान भी होते हैं, यानी ये सभी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्योंकि इनके लोकतंत्र में जब भी चुनाव होता है तो इनकी सबकी सहभागिता होती है, तब जाकर चुनाव जो है संपन्न होता है। अपने मताधिकार का ये लोग प्रयोग करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, अपने विचार के अनुसार जो है नई सरकार का ये लोग निर्माण करते हैं। तो लोकतंत्र में जो है ये व्यापारी, उद्योगपति, किसान, ये लोग सभी जो है ये सक्रिय रहते हैं। चलिए आगे कह रहा है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इटली है पहला विकल्प, दूसरा है स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्पेन है, उसके बाद लग्जमबर्ग। देखिए कह रहा है कि किस क्षेत्र के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? साझा नहीं, साझा करता है ये बताना है। ये है आपका लग्जमबर्ग। याद रखिए ये क्या है आपका? लग्जमबर्ग के साथ जो है बेल्जियम अपना सीमा साझा करता है। कमेंट करके बताइए और कौन वो दो देश हैं जिनके साथ जो बेल्जियम है अपना सीमा साझा करता है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। याद रखिएगा इसको, मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। बेल्जियम के 59% नागरिक कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आप लोग को मालूम है पूरे बेल्जियम में डच भाषी लोगों की बहुलता है, यानी 59% जो डच ये बेल्जियम निवासी हैं वो डच बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि बेल्जियम के किन 2 भाषा समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो याद रखिए ये है फ्रेंच और डच। याद रखिए फ्रेंच और डच भाषी लोगों के बीच में तनाव बढ़ने लगा बेल्जियम में। जब सत्ता की हिस्सेदारी आप चैप्टर पढ़े होंगे तो इसके बारे में बताया गया होगा आप लोगों को। उसके बाद कह रहा है कि श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखिए श्रीलंका एक एशिया महाद्वीप का छोटा सा देश है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि श्रीलंका की आबादी में 74% हिस्सा किसका है? यानी बहुसंख्यक वहाँ पे कौन है? तो सिंहली जो है वहाँ बहुसंख्यक है। तो सिंहलियों की आबादी लगभग 74% है। फिर अगला प्रश्न है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? ये बना था 1948 ईस्वी में। आगे चलते हैं, श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो यह किया गया 1956 में। संविधान जब में संशोधन हुआ तो सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया था 1956 में सिंहली भाषा को। ठीक है ना। श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ? तो गृह युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय, लेकिन अंत हुआ 2009 में। बहुत लंबे समय बाद गृह युद्ध का अंत हुआ। फिर कह रहा है कि बेल्जियम ने डच फ्रेंच तनाव को कम करने के लिए सन 1970-73 70 से 93 के बीच संविधान में कितने संशोधन किए? तो ये संशोधन किए आपके 4, यानी 4 बार बेल्जियम ने संशोधन किया फ्रेंच भाषी और जो डच भाषी लोग हैं उनके बीच के तनाव को खत्म करने के लिए। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका ब्रुसेल्स में। इसे याद रखिए, जो बेल्जियम की राजधानी भी है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा कहलाता है, या विभिन्न स्तरों का सत्ता का बंटवारा क्या कहा जाता है? याद रखिए सामुदायिक सरकार, अधिकारों का वितरण, गठबंधन सरकार या संघीय सरकार। याद रखिए ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका संघीय सरकार। विभिन्न स्तरों के बीच में जब सत्ता का जैसे त्रिस्तरीय जब हम लोग पढ़े होंगे ऊर्ध्वाधर बंटवारा, तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद स्थानीय सरकार। तो जो क्षैतिज बंटवारा होता है उसमें तो आपको बताया है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। लेकिन ऊर्ध्वाधर बंटवारा में जो ये होता है तो ये संघीय सरकार बोला जाता है, विभिन्न स्तरों में जब बंटवारा किया जाता है तो। उसके बाद कह रहा है कि दो से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाता है? सत्ता की जो साझेदारी है वो क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। याद रखें क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। क्योंकि यहाँ दल की बात कर रहा है, 2 से अधिक दल आपस में जब मिल करके सरकार बनाते हैं तो उसको गठबंधन सरकार हम लोग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बेल्जियम की सामुदायिक निम्नलिखित में से
किसके मध्य साझेदारी है? याद रखिए, साझेदारी किसके मध्य है? तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो है, बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार है उसकी साझेदारी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। याद रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? याद रखिए, भारत में है, बेल्जियम में है, श्रीलंका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो याद रखिए, तमिल सिंहली तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद तमिल है, उसके बाद मुस्लिम है, लास्ट वाले जो है ईसाई वहाँ पे सबसे कम है, लगभग 1% से भी कम वहाँ ईसाई है। याद रखिए, अल्पसंख्यक में आपके ईसाई आ जाएंगे। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य? क्षैतिज वितरण अभी आपको समझाया, ठीक है। क्षैतिज वितरण का मतलब ऐसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सुशासन या स्थानीय सरकार। तो कह रहा है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है आपका कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र और राज्य दोनों को है। समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची तीनों 7वीं अनुसूची में रखा गया है, आप लोग को मालूम होगा। कह रहा है कि भारत में थोड़ा स्पीड हम इसलिए किए हैं कि बहुत कम समय में जो है लगभग हम लोग 40-41 इसमें प्रश्न है, उसको हम लोग हल कर लें, ठीक है ना। तो उत्तर पे आप लोग ध्यान देते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा इसका। चलिए चलते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। हाँ, यदि इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए, ये हुआ था सन 1992 ईस्वी में। उसके बाद कह रहा है कि भारत में संघ में अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है आपको संघ सरकार को, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी केंद्र सरकार को। जो भी शक्तियां ऐसी है, याद रखिए, जो केंद्र सरकार के अंदर में भी नहीं आती है उसके बाद राज्य सरकार के अंडर में भी नहीं आती है, तो उसी को अवशिष्ट शक्तियां, यानी जो शेष शक्तियां हैं, तो शेष शक्तियां भारतीय संघ को प्राप्त है। याद रखिए, भारतीय संघ को प्राप्त है, यानी केंद्र सरकार को प्राप्त है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? याद रखिए, पुलिस भी है, सिंचाई भी है, कृषि भी है, लेकिन मुद्रा जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। कह रहा है कि भारत में लिखित संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग को जानकारी है। लिखित संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। उसके बाद कह रहा है कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? ये बने थे आपके 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद कह रहा है कि 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल की जयंती को किस रूप दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस में। इसीलिए याद रखें, इनकी जो मूर्ति है उनको स्टेचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, क्योंकि भारत के एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो छोटी छोटी रियासतें अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रही थी कि हम लोग भारत से अलग होकर के अपना जो भी व्यवस्था चलाएंगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही पूरा भारत अखंड भारत बना। इसीलिए इनके जो 31 अक्टूबर है वहाँ पे वो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। दादर नागर हवेली, याद रखिएगा, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप का विलय और एकीकरण कब हुआ था? ये हुआ था आपका 26 जनवरी 2020 को। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? सुरक्षा, कृषि, व्यापार और शिक्षा। संघीय सूची यानी जिस पर केंद्र सरकार को अधिकार है नियम कायदे कानून बनाने का, ये है आपका रक्षा। बाकी ये जो देख रहे हैं ये राज्य सूची या समवर्ती सूची में आते हैं। उसके बाद कह रहे हैं भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है कौन सी? याद रखिए, हिंदी जो है भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी। याद रखिए, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, याद रखिए राजभाषा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन कब शुरू किया गया था? याद रखिए, 1956 में हुआ था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा ही आधार पर। उसके बाद अगला है कि संविधान में मौलिक प्रावधानों को संशोधित करने के लिए प्राधिकृत है, यानी किसको अधिकार है मौलिक कर्तव्यों को संशोधित करने का? तो ये है संघ सरकार को, यानी केंद्र सरकार को, यानी संसद को। संसद को अधिकार है संविधान के मौलिक प्रावधानों को संशोधित करना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बहुत ही आसान प्रश्न, 8। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, यानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा जो है संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। याद रखिए, दिल्ली जो है एक संघ शासित प्रदेश है, बाकी ये जो है ये सब संघीय राज्य हैं, पूर्ण राज्य जिसे हम कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? याद रखिए, 22 भाषाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा सूची समवर्ती सूची विषय में शामिल है? शिक्षा, पुलिस, कृषि
उसके बाद रक्षा, याद रखें। तो याद रखें, शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है जिस पर अधिकार है केंद्र सरकार को भी नियम बनाना और राज्य सरकार को भी नियम बनाना शिक्षा। उसके बाद है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, याद रखें भारत में कुल संघीय राज्यों की संख्या है 28। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य के बीच में, याद रखें केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो है अधिकारों का विभाजन होता है। ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट आज के 41 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।